नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 6.5 गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर हमारे पास में कुछ ABCD क्वेश्चंस गिवन है और उनका आंसर हमको देना है। ये लॉजिकल क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर केस बेस्ड स्टडी की बात करें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, असर्शन रीजन की बात करें, बोर्ड लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन, और जेई और नीट में भी लॉजिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिक एनसीईआरटी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेंगे। तो यहाँ पर ए वाला पार्ट हम इसका देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स। कैन वी होप टू जनरेट द करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्या आप यहाँ पर, जैसे कि हमने दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पर लगा रखे हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ओके, और इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इन दोनों के बीच में है, नॉर्थ से साउथ ऐसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसके बीच में अगर हमने कोई एक लूप को स्टेशनरी फिक्स कर दिया, ठीक है, ऐसा लूप हमने फिक्स कर दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं। जब तक इससे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है वो वेरी नहीं करेगी, वो चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यहां पर डेल्टा फाई जो है वो जीरो है, तो ईएमएफ कितना होगा? जीरो होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सॉल्यूशन में भी वही उन्होंने लिखा है, नो हाउवर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में भी, कितना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर लगा दो, करंट कैन बी इंड्यूस ओनली बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर आंसर लिखेंगे नो। तो ए वाला पार्ट हमको समझ में आया। बी वाले पार्ट की तरफ हम जाते हैं। बी वाला केस यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। क्वेश्चन में गिवन है अ क्लोज loop a closed loop moves normal to the constant electric field between plates of a large parallel plate capacitor, okay, is the current induced in loop। फर्स्ट वाला केस देखना है हमको। क्या दोनों प्लेट के बीच में नॉर्मली अगर हम उस लूप को मूव करवाते हैं तो व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेस, दोनों प्लेट के बीच में वो कंप्लीटली होल जो लूप है वो पूरा का पूरा उसके अंदर रखा हुआ है, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? सेकंड वाला केस यहाँ पर गिवन है, व्हेन इट इज पार्शियली आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अगर वो पार्शियली आउटसाइड है तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? ठीक है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर की अगर बात करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सी वाला पार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पर सी पार्ट में गिवन है रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू द फील्ड फ्री रीजन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है, और इनको हम मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेकर आ रहे हैं v कांस्टेंट वेलोसिटी से। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट द फील्ड रीजन। इसको बाहर जब निकाल रहे हैं तो कौन से केस में ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका आंसर हम देखें तो डेफिनेटली जब रेक्टेंगुलर लूप को हम बाहर लेकर आएंगे तो जो इंक्रीमेंट ऑफ एरिया है, यहाँ पर एरिया का जो इंक्रीमेंट है, इसको जब बाहर यहाँ पर खींच के लाएंगे, है ना, ऐसा बाहर आएगा, तो जो एरिया यहाँ पर बनेगा, एरिया का जो इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट होगा। पर अगर इस सर्कुलर लूप को बाहर लाएंगे तो इसका एरिया का जो इंक्रीमेंट है ना,
या जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर वाले जो बचेगा वो डिक्रीमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। इसलिए अगर हम रेक्टेंगुलर लूप की बात करेंगे तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट होगा और यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा। वही इन्होंने लिखा है द इंड्यूस ईएमएफ is expected to be constant only in case of rectangular loop. rectangular loop के केस में ही constant होगा। in the case of circular loop the rate of change of area in the loop during its passage out the field region is not constant। अगर सर्कुलर लूप में हम एरिया की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट नहीं होगा और उसी के अकॉर्डिंग ईएमएफ वेरी करेगा। तो यहाँ पर सी वाला पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बता रहा है कि जब एरिया कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा, अदरवाइज इट इज नॉट कांस्टेंट। डी वाला पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये लेंज लॉ से रिलेटेड है। यहाँ पर गिवन है प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय फिगर 6.9। अब यहाँ पर ये जो मैग्नेट मूव कर रहा है, इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बनेगी, जैसा मैं एरो यहाँ पर बना रहा हूँ। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और आप बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डेफिनेटली ये इंक्रीज ही होने वाली है, क्योंकि दोनों मैग्नेट इस कॉइल की तरफ जा रहे हैं और कॉइल की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर इनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज होगी और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज होगी तो यहाँ पर जैसा हमने देखा है कि मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फ्लेमिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? करंट का डायरेक्शन यहाँ पर जो एरो में बता रहा हूँ उधर होगा। तो ये जो पॉजिटिव ए प्लेट है ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा, और बी प्लेट जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि करंट यहाँ से निकल रहा है। ओके, तो आप बड़ा इजीली इस कैपेसिटर का चार्जिंग समझ सकते हैं। ए प्लेट पॉजिटिव होगा, वहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे करंट के फ्लो के कारण, और बी पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिफिशियंसी होगा। यहाँ पर हमने जब एग्जाम्पल थर्ड देखा था उसमें स्टेप कुछ बताए थे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, जो पोलैरिटी असाइन करना है या करंट इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे उसके हमने कुछ स्टेप्स बताए थे। स्टेप 1 जो है उसमें हमको सबसे पहले चेक करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, और वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमको ये चेक करना है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो ए प्लेट यहाँ पर पॉजिटिव होगा। थैंक यू वेरी मच।